दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा थिंग्स फॉल अपार्ट। इस नॉवेल को लिखा है एक नाइजीरियन ऑथर चिनुआ अचीबे ने। दोस्तों इस नॉवेल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1958 में नाइजीरिया में। तो आइए दोस्तों अब हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है ओकोनको से, जो कि इस नॉवेल का मेन कैरेक्टर है। ओकोनको को सभी लोग एक धनी और सम्मानित योद्धा के रूप में जानते हैं। ओकोनको यूमोफिया कबीले से संबंध रखता है। ये यूमोफिया कबीला कुल 9 विलेजेस का एक ग्रुप है और इन 9 विलेजेस के अंदर ओकोनको को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ओकोनको ने एक शक्तिशाली पहलवान जिसका नाम था एमेलिंज द कैट उसको हराया था। इस एमेलिंज द कैट को करीब 7 सालों से कोई हरा नहीं पाया था, लेकिन ओकोनको ने इस पहलवान को हराकर अपनी पहचान बनाई थी अपने पूरे कबीले में। ओकोनको लंबे चौड़े कद का एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था। उसकी नाक भी चौड़ी थी। बोलते समय वो थोड़ा सा तुतलाता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओकोनको अपने फादर योनोका से पूरी तरह से डिफरेंट था। वो अपने पिता को पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि उसका पिता एक असफल व्यक्ति था। उसकी असफलता का कारण यह था कि वो लोगों से कर्ज लेकर पैसे की बर्बादी करता था और वो हमेशा लोगों का कर्जदार बना रहा। ओकोनको के पिता योनोका की इस बुरी आदत की वजह से ओकोनको का पूरा परिवार हमेशा गरीबी और भुखमरी को झेलता रहा। जब ओकोनको के पिता योनोका की मृत्यु हुई उस समय उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, जिसकी वजह से ओकोनको को बहुत लज्जित होना पड़ा। लेकिन ओकोनको एक मेहनती व्यक्ति था। उसने मेहनत करके सभी लोगों के कर्ज चुकाए। ओकोनको एक अच्छा किसान भी था। वो खेतों में बहुत मेहनत करता था और अच्छी फसल भी उगाता था। थोड़े ही समय में ओकोनको एक धनवान व्यक्ति बन गया। अपने काम और ईमानदारी की वजह से ओकोनको ने अपनी एक अलग पहचान बनाई अपने पूरे कबीले में। एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ ओकोनको धनवान भी था। उसकी कुल 3 पत्नियां थीं और 8 बच्चे थे। ओकोनको के बड़े बेटे का नाम था नुआए। ओकोनको नुआए के लिए हमेशा चिंतित रहता था, क्योंकि नुआए बहुत आलसी था। ओकोनको को ऐसा डर था कि कहीं नुआए उसके पिता यूनोका की तरह ना हो जाए। नुआए की उम्र 12 साल हो गई थी। ओकोनको नुआए की गलतियों के लिए उसको पीटता भी था। अब दोस्तों एक बार दूसरे गांव के लोगों से ओकोनको के गांव वालों से लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद ओकोनको को ये लड़ाई रोकने के लिए एक बच्चा जिसका नाम था इकमे फुना उसको गोद लेना पड़ता है। ओकोनको इकमे फुना को अपने घर लेकर आता है और अपने परिवार के साथ ही रखता है। इकमे फुना नुआए के साथ रहने लगता है। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और भाई की तरह रहने लगते हैं। इकमे फुना नुआए को कहानियाँ सुनाता था और बांसुरी बजाकर उसकी धुन भी सुनाता था। नुआए इकमे फुना को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। ओकोनको को ये चीज़ देखकर अच्छा लगता है कि नुआए और इकमे फुना दोनों अच्छे से रहते हैं। कुछ समय बाद इकमे फुना ओकोनको को अपना पिता कह के बुलाने लगा। ओकोनको पूजा पाठ और देवताओं में भी विश्वास रखता था। एक बार उसने अपनी छोटी पत्नी ओजिगो से खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि उसको पूजा पाठ करनी थी। ओकोनको की पत्नी किसी और काम में बिजी हो गई, जिसकी वजह से उसने खाना नहीं बनाया था। उसकी लापरवाही की वजह से ओकोनको ने उसकी पिटाई कर दी। ओकोनको के गांव के एक पादरी यानी कि पुजारी ने ओकोनको से कहा कि धार्मिक अनुष्ठान पूरा न होने की वजह से ओकोनको को एक बकरी, एक मुर्गा, एक कपड़ा और करीब 100 कौड़ियाँ हर्जाने के रूप में देना पड़ेगा। ओकोनको अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वो पादरी को सभी चीजें देता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। दोस्तों ओकोनको के गांव के लोग नई फसल तैयार होने पर एक उत्सव मनाते थे। जब नई फसल तैयार हो जाती थी तो गांव के लोग पुराने फसल को अपने घर से बाहर फेंक देते थे और अपने अपने घर को सजाकर इस उत्सव को मनाते थे। ओकोनको की दूसरी पत्नी ने भी यही किया, लेकिन ओकोनको ने गुस्से में उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि ओकोनको को यह उत्सव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका मानना था कि इसमें केवल समय और अनाज की बर्बादी होती है। दोस्तों इकमे फुना नुआए को बहुत समझाता है और उसको अच्छी गाइडेंस देता है। इकमे फुना नुआए से कहता है कि हमें भी अपने पिता ओकोनको की तरह शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति बनना चाहिए। ओकोनको ये देखकर खुश होता है कि इकमे फुना की वजह से नुआए के अंदर चेंज आ रहा है। ओकोनको की ऐसी इच्छा थी कि उसका बेटा नुआए भी उसकी तरह एक सफल योद्धा बने और धनवान भी। ओकोनको को ये जानकर अच्छा लगता है कि उसका बेटा नुआए महिलाओं से घृणा करता है। ओकोनको का ऐसा मानना था कि अगर उसका बेटा महिलाओं से घृणा करेगा तो आगे चलकर वो महिलाओं के ऊपर कंट्रोल कर सकेगा और अपने परिवार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकेगा। अब दोस्तों एक दिन गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम था एकब्यूफी एजेडू वो ओकोनको से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। एजेडू अकेले में ओकोनको से कहता है कि ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि इकमे फुना का जीवित रहना हमारे कबीले के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर वो जीवित रहा तो आने वाले समय में हमारे कबीले पर मुसीबत ले आएगा। ओकोनको ऐसा तो नहीं चाहता था, लेकिन वो भी उस अंधविश्वास में आ जाता है। एजेडू ओकोनको से कहता है कि इकमे फुना तुम्हें पिता कह के बुलाता है, इसलिए उसकी हत्या में तुम्हारा शामिल होना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम कमजोर पड़ जाओगे।
लेकिन दोस्तों ओकोंको खुद को मजबूत साबित करने के लिए एजेडू से कहता है कि मैं ही इकमेफुना को मारूंगा। ओकोंको इकमेफुमा से झूठ बोलता है कि वो उसको उसकी माँ से मिलाने ले जाएगा। इतना सुनते ही नोआए फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इकमेफुना उससे दूर जाए। लेकिन दोस्तों इकमेफुना तुरंत ही ओकोंको के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते भर वो ये सोचता है कि वो अपनी माँ से जल्दी ही मिलेगा। लेकिन कुछ देर चलने के बाद एक व्यक्ति ने एक धारदार चाकू से इकमेफुना के ऊपर हमला किया। इकमेफुना अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता हुआ ओकोंको के पास जाता है, लेकिन ओकोंको खुद ही एक धारदार चाकू से इकमेफुना की हत्या कर देता है। जब ओकोंको अकेले ही घर लौटता है तो नोआए समझ जाता है कि उसके भाई इकमेफुना की हत्या कर दी गई है। इकमेफुना की हत्या करने के बाद ओकोंको काफ़ी ज़्यादा परेशान और निराश रहने लगा था। वो ना ही ठीक से खा पाता था और ना ही सो पाता था। एक बार ओकोंको की एक बेटी इजिन्मा बीमार पड़ जाती है। इजिन्मा ओकोंको की दूसरी पत्नी इकवेफी की इकलौती संतान थी। इकवेफी और ओकोंको अपनी बेटी की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले करीब ओकोंको के 9 बच्चे बीमारी से मर चुके थे। लेकिन अच्छी देखभाल करने के बाद इजिन्मा ठीक हो जाती है। एक दिन ओकोंको को खबर मिलती है कि एजेडू की मृत्यु हो गई है। एजेडू भी उस कबीले का सबसे सम्मानित और बूढ़ा व्यक्ति था। उसके अंतिम संस्कार में कबीले के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। उसकी अंतिम विदाई को एक सम्मान पूर्वक रीति रिवाज के द्वारा दिया जाता है। ढोल नगाड़े के अलावा बंदूक से गोली चलाकर एजेडू को सम्मान दिया जाता है। लेकिन गलती से ओकोंको के द्वारा चलाई गई गोली एजेडू के एक बेटे को लग जाती है, जिसकी वजह से तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ओकोंको की इस गलती की वजह से गांव वाले उसको 7 साल वनवास की सजा देते हैं, यानी कि ओकोंको 7 साल तक अपने गांव से कहीं दूर रहेगा। अब दोस्तों इस सजा को पूरा करने के लिए ओकोंको अपना कीमती सामान बांधकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने माँ के गांव मोबंता चला जाता है। ओकोंको के इस तरह से गांव छोड़ के जाने की वजह से उसका एक दोस्त ओबेरिटा काफी ज्यादा दुखी था। ओकोंको के गांव से निकलते ही उसके घर को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, साथ ही उसके जानवरों की हत्या कर दी जाती है। ओकोंको के गांव के लोग जानबूझकर ये सब नहीं करते हैं, बल्कि ये एक तरह का रिवाज था। ओकोंको जब अपनी माँ के गांव पहुंचता है तो उसके सभी रिश्तेदार उसका स्वागत करते हैं। ओकोंको की माँ के एक भाई थे जिनका नाम था उचेंडू। वो उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे। उन्होंने ओकोंको के रहने के लिए घर की व्यवस्था की, साथ ही उसको जमीन भी दान में दे दिया ताकि ओकोंको वहाँ पर खेती कर सके। ओकोंको एक मेहनती व्यक्ति था। वो अपने पूरे परिवार के साथ खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था क्योंकि उसने सपना देखा था कि वो यूमोफिया कबीले का लॉर्ड बनेगा, लेकिन अब उसका सपना चकनाचूर हो चुका था। ओकोंको की माँ का भाई उचेंडू ओकोंको को समझाता है कि जो कुछ भी हुआ ओकोंको को वो सब भूल जाना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों ओकोंको के वनवास के दूसरे साल ही ओकोंको का दोस्त ओबेरिटा आता है उससे मिलने के लिए। वो ओकोंको को ये खबर देता है कि गांव में एक गोरी चमड़ी वाला व्यक्ति आया था जो बाइसिकल पर सवार था। उसने उस गांव के किसानों से कहा कि अभी कुछ समय बाद बहुत बड़ी संख्या में गोरी चमड़ी वाले लोग आएंगे और इस पूरे गांव पर उनका अधिकार हो जाएगा। ये सुनकर वहाँ के किसान क्रोधित हो गए। उन लोगों ने उस गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति की हत्या कर दी और इस हत्या को छुपाने के लिए उस गोरी चमड़ी वाले व्यक्ति को एक पेड़ से बांध देते हैं, यानी कि टांग देते हैं, और उसके साइकिल को भी। लेकिन कुछ समय बाद कुछ और गोरी चमड़ी वाले लोग आते हैं। उन लोगों को अपने साथी की लाश मिल गई, जिसके बाद वे सभी बहुत क्रोधित हुए। उन लोगों ने बाजार में गाँव के लोगों को घेर लिया, उन्हें और उनकी चीजों को नष्ट कर दिया। ओकोंको ये बात जानकर दुखी होता है कि अब उसके क्षेत्र में गोरी चमड़ी वाले लोगों का प्रभाव हो रहा है। 2 सालों के बाद ओबेरिका फिर से ओकोंको से मिलने के लिए आता है और इस बार वो बताता है कि अब गोरी चमड़ी वाले लोग उसके खुद के यूमोफिया कबीले में आ गए हैं और वो बहुत तेजी से लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ओबेरिका ओकोंको को ये भी बताता है कि उसके खुद के बेटे नोआए ने भी ईसाई धर्म को अपना लिया है और वो ओकोंको से नफरत भी करता है। ओकोंको के बारे में वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ओबेरिका ओकोंको को ये भी बताता है कि वे सभी गोरी चमड़ी वाले लोग हमसे ये कहते हैं कि हमारे देवता झूठे हैं और ईसाइयों के देवता सच्चे, इसलिए हमें अपने देवता को छोड़कर ईसाइयों के देवता को अपना लेना चाहिए। गोरी चमड़ी वाले ईसाइयों ने वहाँ के लोकल नेताओं से कहा कि हमें एक जमीन चाहिए क्योंकि हम वहाँ पर चर्च बनाना चाहते हैं। वहाँ के लोकल लोगों ने दूषित जंगल की जमीन उनको दे दी। लोकल लोगों का ऐसा मानना था कि दूषित जमीन के आसपास बीमार लोगों की कब्रें हैं और अगर चर्च का निर्माण उस जगह पर होता है तो कुछ समय बाद ही वहाँ के सभी पादरी मर जाएंगे। दोस्तों ये सब कबीले वालों का बस एक भ्रम था। चर्च बनने के बाद जब किसी भी पादरी की मृत्यु नहीं होती तो गाँव के लोग ये सोचने लगते हैं कि ईसाइयों के देवताओं के पास सच में शक्तियाँ हैं। इस अंधविश्वास के चलते गाँव के बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं।
उधर नुआय भी बहुत तेजी से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था ताकि बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में शामिल हो सकें। उधर ओकोंको का भी 7 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था। वो जल्दी ही यूमोफिया लौटने वाला था। जब ओकोंको 7 सालों के बाद अपने गांव लौटता है तो वो देखता है कि इन 7 सालों में उसका गांव बहुत हद तक बदल चुका है। चर्च शक्तिशाली बन गए हैं और वहां पर गोरी चमड़ी वाले लोगों का शासन हो गया है। अब दोस्तों यूमोफिया के क्षेत्र में एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम मिस्टर ब्राउन था। मिस्टर ब्राउन का ऐसा मानना था कि हमें यहाँ के लोगों के साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनका फ़ायदा हो और अपने फ़ायदे के चलते ये खुद ही अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में खुद को परिवर्तन कर ले। मिस्टर ब्राउन ने वहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल बनवाया। वहाँ के लोगों से उसने रिक्वेस्ट किया कि उन सभी को अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। इसके अलावा उसने हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था कर रखी थी ताकि लोगों का इलाज हो सके। मिस्टर ब्राउन ओकोंको से मिलता है और उसको बताता है कि तुम्हारा बेटा नुआय अभी हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ओकोंको को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई बाहरी ताकत आकर उसके क्षेत्र पर अपना कब्जा कर ले। इसलिए ओकोंको मिस्टर ब्राउन को पीटने के लिए उसके पीछे भागता है। मिस्टर ब्राउन वहां से भाग जाता है। कुछ दिन बीमार रहने के बाद मिस्टर ब्राउन अपना पद छोड़कर उस जगह से कहीं और चला जाता है। दोस्तों मिस्टर ब्राउन के जाने के बाद अब दूसरा अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम था जेम्स स्मिथ। ये जेम्स स्मिथ मिस्टर ब्राउन के बिल्कुल विपरीत था। वो वहाँ के लोगों को इस बात के लिए फोर्स करता है कि उन्हें बाइबल और चर्च की बातें माननी चाहिए किसी भी कीमत पर। जेम्स स्मिथ के इस रवैये को देखकर वहाँ के लोग निराश हो गए और उन लोगों ने चर्च में आग लगा दी। अब वो उनको अपने लोगों की मीटिंग बुलाता है और कहता है कि हमें इन गोरी चमड़ी वाले लोगों से किसी भी हाल में आज़ादी हासिल करनी है, चाहे इसके लिए हमें इनकी हत्या ही क्यों न करनी पड़े। दोस्तों कबीले के कुछ लोग ऐसा करने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ लोग ओकोंको के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनका मानना था कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चर्च बहुत शक्तिशाली है। अब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओकोंको के सभी साथियों को अपने पास बुलाता है बातचीत करने के लिए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हो सके। लेकिन जैसे ही ओकोंको और उसके साथी वहां पर जाते हैं उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें बहुत प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है। इस बात की भी सूचना दी जाती है कि अगर 250 कौड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई तो उन सभी को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। गांव के लोग जल्दी से पैसे की व्यवस्था करते हैं और ओकोंको और उसके साथियों को छुड़ा कर ले आते हैं। ओकोंको जेल से छूटकर घर आता है लेकिन वो बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसकी बेटी इजिन्मा उसको खाना देने के लिए जाती है लेकिन वो देखती है कि ओकोंको के पीठ के ऊपर कोड़े के निशान थे, यानी कि उसको पीटा गया था जेल के अंदर। अब ओकोंको के लिए ये सभी चीज़ें असहनीय हो रही थी, इसलिए वो सभा बुलाता है और अपने योद्धाओं को तैयार करता है। वो युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अपनी पोशाक भी पहन लेता है। ओकोंको अपनी जनसभा को संबोधित कर रहा था, तभी वहाँ पर ईसाइयों के नेता आ जाते हैं और वो सभी कहते हैं कि तुम सभी को अपनी सभा अभी ही बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो तुम सब दोबारा से गिरफ्तार हो जाओगे। ये सुनते ही ओकोंको को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी धारदार हथियार से उसमें से एक नेता की हत्या कर देता है और वहाँ से दूर चला जाता है। ईसाई नेता की हत्या किए जाने के बाद वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आता है और ओकोंको के बारे में पूछता है, लेकिन सभी ये बताते हैं कि उन्हें ओकोंको के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने ओकोंको के बारे में नहीं बताया तो वो उनको जेल में डाल देगा। अब ओकोंको का साथी ओबेरिका और बाकी लोग ओकोंको को खोजने के लिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ। वे सभी ओकोंको के पीछे एक झाड़ी के पास देखते हैं कि ओकोंको का शरीर एक पेड़ से लटक रहा है, यानी कि ओकोंको ने आत्महत्या कर ली थी। ओकोंको के मृत शरीर को देखकर उसका दोस्त ओबेरिका कहता है कि ये घोर पाप है, ओकोंको को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शक्तिशाली योद्धा कभी भी आत्महत्या नहीं करते। उसने कहा कि ओकोंको ने आत्महत्या की है, इसलिए हमारे कबीले का कोई भी व्यक्ति ओकोंको के शरीर को नहीं छुएगा क्योंकि ये हमारी परंपरा है। बगल के गांव के लोगों को बुलाया जाता है ताकि ओकोंको के शरीर को नीचे उतारा जा सके। ओकोंको का दोस्त ओबेरिका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि उन्हीं लोगों की वजह से ओकोंको ने आत्महत्या की है। दोस्तों ओकोंको एक सम्मानित व्यक्ति था और वो सम्मान से मरना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उसको बहुत प्रताड़ित होना पड़ा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। ओकोंको का दोस्त ओबेरिका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ओकोंको की वीरता की कहानी सुनाता है। कमिश्नर को ये बात जानकर अच्छा लगता है कि ओकोंको एक वीर योद्धा था। वो अपनी एक किताब में ओकोंको का जिक्र करता है और उस किताब का वो नाम रखता है द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर।